बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लास्ट टाइम हमने जो क्लास है हमारी, कल जो क्लास थी उसमें ने बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन जो है वो स्टार्ट किया था। और आपको ये बात मेंशन की थी कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन चैप्टर नंबर 2 का जो है वो लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने कल हमने बाइनरी कंपाउंड आपको बताए थे कि 6 टाइप्स के बाइनरी कंपाउंड होते हैं। उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है, 6 टाइप्स के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, और उसमें से 2 हमने पढ़ लिए थे। और आपको ये बात वाजे की थी मैंने कि इन 6 में से पहले 3 आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स जो हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपने याद करने। और बाकी जो है उसमें से एमसीक्यूज आ जाए वो ऑलमोस्ट वो नहीं आते। तो आपने पहले 3 हाइड्राइड्स जो हैं वो आपको प्रॉपरली याद करने हैं। 2 हमने पढ़ लिए थे, 4 जो है रिमेनिंग है। और इंशाल्लाह ताला आज हम चैप्टर नंबर 2 पूरी कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर 2 कंप्लीट कर ले, क्योंकि आखिर के जो हाइड्राइड्स हैं वो काफ़ी शॉर्ट हैं, उनमें इतना आपने कुछ करना नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है, 6 टाइप्स के हाइड्राइड्स होते हैं, जिसमें आयोनिक हाइड्राइड्स हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स हैं। इसके अलावा जो है वो मेटालिक हाइड्राइड्स हैं। और छठा जो हाइड्राइड है वो है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। लिहाजा नेक्स्ट हम शुरू करते हैं बेटा। अब जो हमारे पास है वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ये आपको कल भी हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स क्या होते हैं। द हाइड्राइड्स इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर बाउंडेड टू monovalent and a trivalent atoms is called as complex hydride। एक्चुअली जो मोनोवैलेंट है इसके माने होंगे 1A ग्रुप के एलिमेंट्स जिसकी वैलेंसी +1 होती है, और ट्राईवैलेंट के माने इसकी वैलेंसी +3 हो। अगर वैलेंसी +1 है अगर वैलेंसी +1 है अगर वैलेंसी +1 है तो इसके माने वो 1A ग्रुप है। और अगर वैलेंसी +3 है, ट्राईवैलेंट के माने क्या हो जाएंगे, 3rd A ग्रुप। लिहाजा 1A ग्रुप के हाइड्राइड्स आयोनिक हो जाएंगे। 3rd A ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं वो कोवेलेंट, वो क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट। तो आयोनिक और कोवेलेंट, लेकिन कोवेलेंट सिर्फ 3rd A ग्रुप। 3rd A ग्रुप और 1A ग्रुप का जो हाइड्राइड है ये आपस में कंबाइंड होता है, और कॉम्बिनेशन के बाद ये फॉर्म करता है, एक नया हाइड्राइड बनता है। इस हाइड्राइड को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। इस हाइड्राइड को कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स इसलिए कहा जाता है कि ये हाइड्रोजन का ऐसा हाइड्राइड है जिसमें आयोनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है। तीनों टाइप्स के बॉन्ड जो हैं इन हाइड्राइड में मौजूद होंगे। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि 1A ग्रुप मोनोवैलेंट 1A ग्रुप यानी आयोनिक हाइड्राइड, ट्राईवैलेंट 3rd A ग्रुप यानी कोवैलेंट हाइड्राइड। इन 2 हाइड्राइड्स में आयोनिक और कोवैलेंट है, और ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जो बनेगा ये एक ऐसा हाइड्राइड होगा जिसमें आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स, तीनों टाइप के बॉन्ड मौजूद होते हैं। इसलिए इन हाइड्राइड्स को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का। अब देखिएगा कि ये सब चीजें इसके अंदर ही आ गई। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है AbH4। इसका जनरल फॉर्मूला होता है AbH4। और A यहाँ पर मोनोवैलेंट है, B ट्राईवैलेंट और H हाइड्रोजन है। यहाँ A एलिमेंट ऑफ 1A ग्रुप मोनोवैलेंट, वैलेंसी +1 है। B एलिमेंट ऑफ 3rd A ग्रुप ट्राईवैलेंट, वैलेंसी क्या हो जाएगी, +3। क्योंकि 3rd A ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उनकी क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती, इसलिए वो दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, AbH4। A 1A ग्रुप या मोनोवैलेंट एलिमेंट है, और B जो है वो 3rd A ग्रुप या ट्राईवैलेंट एलिमेंट होगा। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ऑब्टेन कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स जिसमें मोनोवैलेंट ट्राईवैलेंट एलिमेंट मिलेंगे,
आयोनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तीनों शामिल होंगे और इस तरह इन हाइड्राइड्स को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का। इन हाइड्राइड्स को जो है वो नाम दिया जाता है। अब हम आते हैं इसके बाद जनाब कि इनकी प्रिपरेशन क्या है। तो इन हाइड्राइड्स को हम देखें ऐसे प्रिपेयर करते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। ईथर के प्रेजेंस में अगर हम लिथियम हाइड्राइड को एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कंबाइन कर दें तो हम LiAlH4 ऑब्टेन कर लेंगे जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। इस तरह सोडियम हाइड्राइड प्लस बोरॉन हाइड्राइड क्या हो जाएगा, NaBH4। A मींस 1A ग्रुप, B मींस 3rd ग्रुप और ये H4 आ जाएगा जिसमें देखिए कि एक H ये वाला है, 3 H ये है, तो मिलकर क्या आ जाएगा, H4 आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये जरा समझिएगा एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है AlH4 और BH3 जो है ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। जरा इसको अब पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑल दो के ये स्ट्रक्चर तुम्हारी बुक में नहीं है बट इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो AlH3 और BH3, BH4 नहीं होगा, ये जो आयंस है बल्कि AlH4 और BH4 ये आयंस होते हैं नेगेटिव। ये नेगेटिव कैसे होते भी आपको अंदाजा हो जाएगा। और सोडियम और पोटेशियम जो 1A ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनका कॉम्बिनेशन जरा आप नोट करना, ये देखना भाई, ये LiH पहले आयोनाइज होगा Li पॉजिटिव में और H नेगेटिव में। जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, Li पॉजिटिव में और H जो है वो नेगेटिव में। यहाँ पर ये AH के साथ, ये Al के साथ H है। अब इस H के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये जरा बात समझने की कोशिश करना बेटा। यहाँ पर H के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ H के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा मौजूद है। H के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और आप जानते हैं कि अब जो H है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। H के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये चाह रहा है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एडजस्ट कर ले। उस एडजस्टमेंट के लिए ये कहां पर मौजूद है, AlH3 के पास। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये एल्यूमिनियम को प्रोवाइड कर देगा। और अगर म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पूरे पेयर की या वन साइडेड अगर शेयरिंग होती है तो इस वन साइडेड शेयरिंग को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का। लिहाजा यहाँ पर जो 1A ग्रुप का आयनिक हाइड्राइड है उसमें H पर नेगेटिव चार्ज है, लिहाजा H वहां से बाहर निकलता है और ये 3rd A ग्रुप जो अनस्टेबल होता है ये 3rd A ग्रुप के पास जाएगा और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे प्रोवाइड कर देगा और इस तरह ये फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये इस फॉर्म करेगा। ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है बनाता है। और क्योंकि जो 3rd A ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, 3rd A ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेसिकली लुईस एसिड होता है, जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस बेस होता है, जो आपको हमने कल प्रॉपर्टीज बताया था कि ये लुईस बेस का इनका बिहेवियर होता है 3rd A ग्रुप का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लिहाजा इस पूरे के ऊपर ओवरऑल, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दाखिल हुआ है, तो इस पूरे के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इस पूरे पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर साथ में लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज है या 1A ग्रुप पर चार्ज है पॉजिटिव। यहाँ से हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो 3rd A ग्रुप के हाइड्राइड्स है वो अनस्टेबल है। लिहाजा हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किसे कर देगा, ये प्रोवाइड कर देगा जनाब 3rd A ग्रुप को। और इस तरह यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये फॉर्मेशन हो जाएगी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। और उसके बाद जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो इसकी फॉर्मेशन के बाद, इसकी फॉर्मेशन के बाद क्या होगा कि इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। जब हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा।
और इस नेगेटिव चार्ज के बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स आयन का जो नेगेटिव चार्ज है ये लिथियम के पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्शन के बाद इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी और इस अट्रैक्शन के बाद ये बन जाएगा आयोनिक बॉन्ड, यानी लिथियम पॉजिटिव और इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ये AlH4 बेसिकली इनमें आयनिक बॉन्ड बन रहा है। इसमें याद रखिएगा लिथियम पर जो है पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आप नोट कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कोवेलेंट बॉन्ड है, AlH4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है हैविंग नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे LiAlH4। इस वजह से हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स को जो है वो कहते हैं, या इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट तीनों टाइप्स के बॉन्ड हैं। इस वजह से इसे हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड इसे कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आते हैं ये तो इसका स्ट्रक्चर, बट स्ट्रक्चर तुम्हारे बुक में दिया हुआ नहीं है बेटा। इसके बाद thus in complex hydrides all three types of bond are present। प्रॉपर्टीज पे आ जाएं। फिजिकल स्टेट दे आर नॉन वोलाटाइल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये भी आयनिक हाइड्राइड्स के तहत वाइट सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि जहां भी देखें आयनिक बॉन्ड बनता है उस आयनिक बॉन्ड के अंदर जो है वो हमेशा सॉलिड की फॉर्मेशन होती है। तो जहां पर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वहां पर ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी रिलीज होने की वजह से जो है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो पार्टिकल्स इतने नियरेस्ट होते हैं कि उनके नियरेस्ट होने की वजह से उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा है, क्लोजर हो जाते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वो सॉलिड फॉर्म करेंगे। इसीलिए जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के माने उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लेटेस्ट एनर्जी का भी नाम देते हैं। लिहाजा ये नॉन वोलेटाइल ऑब्वियस सॉलिड्स हैं तो नॉन वोलेटाइल होंगे। सॉलिबिलिटी इनकी, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट में वो सॉल्वेंट जो पोलर होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे उन सॉल्वेंट्स के अंदर जो है ये डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। Reduction property, they are thermally stable, however can decompose at high temperature। यहाँ रिडक्शन के माने हैं ब्रेकअप या डिकम्पोजिशन, कि ये समझ लें अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल होते हैं, लेकिन 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद भी इनको हीट किया जाए तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि आप समझ लें ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हैं, ये स्टेबल होते हैं अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई पॉइंट पर टेम्परेचर पर ये जो है वो डिकम्पोज हो जाएंगे। वाटर के साथ रिएक्शन, व्हेन हीटेड विद वाटर दे डिकम्पोज एंड लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके डिकम्पोज होते हैं और वहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, जैसे LiAlH4 प्लस H2O, लिथियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। NaAlH4, इसको आप पढ़ेंगे क्या, NaAlH4 सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LiAlH4 क्या पढ़ा जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ऑब्टेन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इस तरह पोटेशियम बोरॉन हाइड्राइड KbH4, इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बोरॉन हाइड्रोक्साइड और साथ में आ जाएगी हाइड्रोजन गैस। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुकी हैं तो इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले 3 हाइड्राइड मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोनिक, कोवेलेंट और कॉम्प्लेक्स।
अच्छा जी, तो अब इस तरीके से एनहाइड्राइड्स को जब वाटर में हम के साथ हीट करेंगे तो वाटर में डिकम्पोज होती हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती हैं। यूजेस इनका, they are used as reduction agent in organic and inorganic reaction, especially aldehyde and ketones. They can be used for preparation of hydrogen gas. Hydrogen gas देखें यहाँ पर, अगर आपसे कहा जाए, ये क्वेश्चन अगर चेंज करके दिया जाए कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, ठीक है, इस तरह हमने एक और भी पढ़ा था, एक और भी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले हाइड्राइड्स में पढ़े थे, कोवेलेंट हाइड्राइड्स जो हैं वो भी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती हैं। लिहाजा अगर आपसे कहा जाए कि राइट द प्रिपरेशन, आपने वैसे 6 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तो पढ़े हुए हैं, बट अगर आपसे कहा जाए राइट द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, पोटेशियम बोरॉन हाइड्राइड की, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड की, तो आप जब कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स को वाटर के साथ हीट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करेंगे। दादा इन हाइड्राइड्स को, ये स्टोर्ड ऑफ हाइड्रोजन है और इन हाइड्राइड्स को हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इनको हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। ऑर्गेनिक रिएक्शन स्पेशली जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, उन एल्डिहाइड और कीटोन जो ऑर्गेनिक फैमिलीज हैं, इन फैमिलीज में इन कंपाउंड्स को, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स को हम यूज करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। उनके मुख्तलिफ रिएक्शंस में इन्हें एज रिड्यूसिंग एजेंट के जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। मेटालिक हाइड्राइड्स, अब देखिए मेटालिक हाइड्राइड जो है, ये जरा देखिएगा कि दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद ट्रांजिशन एलिमेंट सब ग्रुप थर्ड बी टू 8b, थर्ड बी से लेकर और 8b ग्रुप तक, बल्कि 1b के भी एलिमेंट्स लें तो 1b से 8b ग्रुप, या आप सब ग्रुप बी कह लें, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इसमें आप सब ग्रुप बी कह लें 1b से 8b तक। बल्कि 1b के कुछ एलिमेंट्स हैं जो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बनाते हैं, लिहाजा आप इसको 1b से 8b, लेकिन सम एलिमेंट्स ऐसे हैं 1b के और थर्ड ए ग्रुप के जो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बनाते हैं। मतलब मेटालिक हाइड्राइड्स हम कहेंगे ऐसे हाइड्राइड्स को जिसमें हाइड्रोजन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होगा और ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ मिलकर ये जो हाइड्राइड बनाएगा वो बनाएगा मेटालिक हाइड्राइड। बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत बड़े एलिमेंट्स होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, वो भी मैं आपको लास्ट में डायग्राम दिखाऊंगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बड़े एलिमेंट्स होते हैं एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। ये सारे मेटल्स हैं। मेटल्स का जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर, मेटल्स आपको पता है कि मेटल्स जो हैं वो एटॉमिक सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और मेटल्स के अंदर एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं और उनकी जो बॉन्डिंग है उसको मेटालिक बॉन्डिंग कहा जाता है। आपको फर्स्ट ईयर में सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा था, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स में। एटॉमिक सॉलिड या एटॉमिक क्रिस्टल्स क्या होंगे, जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होने के बाद जो है वो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, और मेटालिक बॉन्ड बनाने के दौरान के बाद वो उस जो मेटल होगा उस मेटल का एक स्पेसिफाइड शेप बन जाता है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो बेसिकली एटॉमिक क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स के माने क्या है बेटा, कि अगर किसी सॉलिड का एक स्पेसिफाइड ज्योमेट्रिकल शेप होगा तो वो क्रिस्टल्स कहलाएंगे। अगर स्पेसिफाइड ज्योमेट्रिकल शेप है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल कहलाता है, और अगर उसका कोई स्पेसिफाइड शेप नहीं है तो उसको एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। लिहाजा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं मेटल। मेटल के अंदर जो है मेटल के अंदर क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा, और जब ये बॉन्डिंग हो रही होती है तो इनमें थोड़ा सा गैप आ जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर में छोटे छोटे से गैप होते हैं। उन गैप्स को हम नाम देते हैं, जो है उसको हम इंटरस्टेशियल
स्पेसेस का नाम देते हैं। जो मेटल्स में स्पेसेस होते हैं, गैप्स होते हैं, उन गैप्स को हम कहते हैं इंटरस्टेशियल स्पेसेस। लिहाजा इन हाइड्राइड्स को, जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं, इन हाइड्राइड्स को इंटरस्टेशियल हाइड्राइड भी कहा जाता है। एक्चुअली इन हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन का एक प्रॉपर रिएक्शन नहीं होता, बल्कि एक स्पेसिफिक कंडीशंस पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हाइड्रोजन, क्योंकि बहुत ही स्मॉलेस्ट है, लिहाजा वो इन इंटरस्टेशियल स्पेसेस में जाकर ज्वाइंट होना या फ्यूज्ड होना शुरू हो जाता है। वो उनमें दाखिल होना शुरू हो जाता है, उनके अंदर जाकर वो सेटल्ड हो जाता है, और इस तरह जो हाइड्राइड बनते हैं उनको मेटेलिक हाइड्राइड्स कहते हैं या इंटरस्टेशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। और समटाइम्स इनको नॉन स्टैचियोमेट्रिकल हाइड्राइड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक रेशियो नहीं होता, कोई खास केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता, स्पेसिफिक मेथड से ये हाइड्रोजन फ्यूज हो जाते हैं, लिहाजा ये नॉन स्टैचियोमेट्रिकल हाइड्राइड्स भी कहलाते हैं। वो जो फ्यूज कैसे हो रहे हैं आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा। तो इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं बिटवीन एटम्स। जब ये आपको मैंने बताया कि जब इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, क्रिस्टल बन रहा होता है, तो एंटी स्पेसेस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन प्लेस्ड हो जाता है। इस इन हाइड्राइड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टेशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। दीज हाइड्राइड्स ऑन हीटिंग रिलीज हाइड्रोजन गैस इन एटॉमिक स्टेट, और फॉर दिस रीजन for this reason transition metals such as nickel, platinum etc are used as catalyst in hydrogenation reaction। जो कैटलिस्ट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जब इसको हीट करेंगे तो इसमें क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूज्ड हो गई है, तो जैसी टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से हाइड्रोजन जो निकलनी शुरू हो जाएगी, और इस तरह उस हाइड्रोजन को हम रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर नॉन स्टैचियोमेट्रिकल कंपाउंड, जो मैंने आपसे कहा, क्योंकि जब रिएक्शन होता है उसमें वैलेंसीज और इलेक्ट्रॉन्स इंटरचेंज होते हैं, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन जाकर ऐड हो रही है, फ्यूज होती है। जैसे देखिए ZnH1.9 VH.6, ये हाइड्राइड्स नॉन स्टैचियोमेट्रिकल कहलाते हैं। इनका कोई स्पेसिफिक जो है वो केमिकल एम्पेरिकल फॉर्मूला इनका नहीं होता, कोई केमिकल फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला इनको हम असाइन नहीं करते, राउंड ऑफ करके लिखा जा सकता है, लेकिन जो एक्चुअल इनका रेशियो होता है वो नॉन स्टैचियोमेट्रिकल होता है, कोई स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला इनका नहीं होता। तो अब याद रखिएगा, मेटालिक हाइड्राइड्स इंटरस्टेशियल हाइड्राइड्स भी कहलाते हैं, और नॉन स्टैचियोमेट्रिकल हाइड्राइड्स भी कहलाते हैं। ये जरा आप देखिएगा डायग्राम, इसके और इसके बाद एक और मैं आपको शो करूंगा, आपको ये बात प्रॉपर समझ में आएगी। देखिए ये एक मेटल हाइड्राइड हम बना रहे हैं, यहाँ पर जो ग्रे कलर से आपको नजर आ रहा है ये सारा जो है मेटल है, और इस ग्रे डायग्राम को अगर गौर से देखो तो इसमें हर एटम के एक स्पेसिफिक शेप तुम्हें एटम का नजर आ रहा है, जो स्फेरिकल फॉर्म में है ग्रे वो एटम है। आप देखिएगा जो इसका शेप बना हुआ है, जो मेटल का शेप बना हुआ है, इस शेप में आप देखें दरमियान में फ्री स्पेसेस हैं, दरमियान में इसमें आप देखें कि फ्री स्पेसेस हैं। इन फ्री स्पेसेस को हम नाम देते हैं, इन फ्री स्पेसेस को हम नाम देते हैं इंटरस्टेशियल स्पेसेस, इन्हें कहा जाता है, इन्हें हम कहते हैं इंटरस्टेशियल स्पेसेस। जैसे आप देखिएगा कि इसमें क्या है, ये आपको देखिए, ये मैं बना रहा हूँ, ये आपको स्पेस नजर आ रहा है, ये स्पेस नजर आ रहा है, ये स्पेस नजर आ रहा है, ये आपको देखिए सारे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको सारे स्पेसेस जो हैं, ये देखिए ये आपको स्पेसेस, सारे आपको स्पेसेस नजर आ रहे हैं, ये आपको सारे स्पेसेस जो है इसमें नजर आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये आपको सारे स्पेसेस नजर आ रहे हैं। तो ये सब स्पेसेस जो हैं, और मजीद देखें, ये देखें ये पॉइंट, ये है, ये देखें, ये सारे स्पेसेस कहलाते हैं इंटरस्टेशियल स्पेसेस जो हैं, ये कहलाते हैं। अब अगर आप देखें तो इन स्पेसेस में रेड कलर से आपको हाइड्रोजन गैस नजर आ रही है, रेड कलर से आपको हाइड्रोजन गैस नजर आ रही है। तो ये सारी हाइड्रोजन गैस जो है वो इन स्पेसेस में आकर इस तरीके से फ्यूज्ड हो जाती है, और ये पूरा हाइड्राइड बनता है। अब जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस बनी हुई है, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ बनी हुई है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर जो है
वो रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ से ये बाहर रिलीज होगी और जो केमिकल रिएक्शन होगा उस केमिकल रिएक्शन में हम इन हाइड्रोजन गैस को एटॉमिक फॉर्म में हासिल कर सकते हैं जहाँ हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद इसी तरह का एक और आप डायग्राम देख सकते हैं बेटा, ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है कि हाइड्रो मेटल आपको बड़े पार्टिकल्स मेटल नजर आ रहे हैं, उनके दरमियान में स्पेस जो है ये फ्री स्पेसेस हैं, इंटरस्टेशियल स्पेसेस, और स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस उन फ्री स्पेसेस में जाकर फ्यूज हो जाती है और इस तरह जो हाइड्राइड बनता है उस हाइड्राइड को हम नाम देते हैं मेटेलिक हाइड्राइड का, इंटरस्टेशियल हाइड्राइड का, या नॉन स्टैचियोमेट्रिकल हाइड्राइड ये कहलाते हैं। जब हीट करेंगे तो इन स्पेसेस में से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी और उन रिएक्शंस में जहां हमें मजीद हाइड्रोजन चाहिए हम इसको मेटल हाइड्राइड को एज कैटलिस्ट के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद हम आते हैं जनाब, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। Polymeric hydrides, these are binary compounds of hydrogen with beryllium and magnesium having formula Be है, ये Br बेटा BeH2 and MgH2n। यहाँ पर ये Be है भाई और यहाँ N आएगा। इस तरह जो बेरिलियम हाइड्राइड है, जो बेरिलियम हाइड्राइड है, ये बेरिलियम हाइड्राइड जो है, ये जो बेरिलियम हाइड्राइड है और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है, इस बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है, बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो आपस में कंबाइंड होते हैं, बेरिलियम ये है जनाब, ये देखिएगा, ये है बेरिलियम और यहाँ पे आ जाएगा N। अब देखिए बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड, N के माने क्या है कि ये हाइड्राइड्स में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन ये हाइड्राइड्स जो हैं ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं और बहुत सारे ह्यूज मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है विद हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इन हाइड्राइड्स को हम पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, पॉली कहते हैं मैनी और मैरिक वर्ड है मर्स, मर्स के माने मॉलिक्यूल्स, तो मैनी मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और एक ह्यूज फॉर्म में हाइड्राइड्स बनता है, उसे हम नाम देते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स को उसे नाम दिया जाता है। अब जैसे कि आप देखिए इसकी प्रॉपर्टीज, दे आर नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। Only beryllium and magnesium form polymeric hydrides because their electron attraction property and high electronegative in group number second A, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है सेकेंड ग्रुप में, इसलिए पॉलीमेरिक हाइड्राइड सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम के दरमियान बनता है। ये रीजन के तौर पे पॉइंट नंबर 2 पूछा जा सकता है कि वाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड, तो इसका आंसर क्या होगा कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज्यादा होती है, इसलिए क्या बनाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स ये बनाते हैं। The polymerization of the hydrides takes place through hydrogen bonding। इन polymers के माने क्या है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ मर्ज हो जाते हैं, ये जो मर्जिंग है ये होती है ड्यू टू द presence of hydrogen bond। These hydrides have intermediate character between ionic and covalent hydrides। इनकी जो प्रॉपर्टीज, ये एमसीक्यूज में आ सकता है बेटा, ये वाला पॉइंट आ सकता है एमसीक्यूज में कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन आयोनिक हाइड्राइड्स एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। और ये जो सेकंड पॉइंट है रीजन में आ सकता है कि जो हाइड्राइड्स हैं, ये जो हाइड्राइड्स हैं, इन हाइड्राइड्स में क्योंकि मैग्नीशियम और बेरिलियम की अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस वजह से सेकेंड ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं